Hello everyone and a very good morning, in fact good afternoon to all of you. सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो. एंड अ वेरी यस. चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आई होप सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन को लेके. सभी को दिख रही हूँ ना मैं? विजिबल भी हूँ ना? ऑडिबल भी हूँ ना? एक बार सभी लोग बता देंगे मुझे. एंड लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स. एक बार सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें. चलिए, ग्रेट. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम सबसे पहले जो सीखने वाले हैं, लास्ट के 2 सेशंस में हम लोगों ने लेटर राइटिंग सीखा था. आज के सेशन में हम ऐसे राइटिंग सीखने वाले हैं कि ऐसे को कैसे लिखते हैं और कुछ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसेस को भी डिस्कस करेंगे. देखो, अगर आपका IBPS PO मेंस का एग्जामिनेशन है तो आपका जो ऐसे है वो 15 मार्क्स का आएगा और 10 मार्क्स का आपका लेटर आता है. और इस टोटल को करने के लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं. मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है, लेटर्स को आप 10 मिनट का टाइम दो, ऐसे को आप 15 मिनट का टाइम दो और आखिरी 5 मिनट आप चेक करने में लगा दो कि कहीं आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं किया. लास्ट 5 मिनट्स आप किस चीज़ के लिए दो? लास्ट 5 मिनट्स आप सबको चेक करने के लिए दो. अब ऐसे जनरली 200 वर्ड्स का आता है, 250 वर्ड्स का भी देखने को मिल जाता है कभी कभी, बट जनरली आपका जो ऐसे है वो 200 वर्ड्स का आपको देखने को मिलेगा. अब ऐसे लिखने के कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. ऐसे आप अच्छा तब लिख पाओगे जब आपको डेली एडिटोरियल में आने की आदत होगी. अगर आप डेली एडिटोरियल कर रहे हो, डेली रीड कर रहे हो, बेसिकली अच्छे अच्छे आर्टिकल्स को आपकी हैबिट है कि आप डेली रीड कर रहे हो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके ऐसे राइटिंग में. कुछ बच्चों का डाउट है कि मैं अभी मैं स्टार्ट करूं तो क्या मैं अच्छा ऐसे लिख सकता हूं या लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो. स्टेप्स को सीखो. क्या क्या स्टेप्स होते हैं ऐसे राइटिंग के? आपको चॉइस दी जाती है, जनरली 2 या 3 एसेज में से आपको एक ऐसे सिलेक्ट करना होगा. जनरली जो एसेज होते हैं वो आपके जनरल टॉपिक्स पे आते हैं, इसका मतलब है आपको उस बारे में नॉलेज होती है. सबसे पहले आप एक ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करो जिसके बारे में आपको नॉलेज हो और जिसके बारे में आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो. दूसरा पॉइंट, उस टॉपिक को देख के अपने मन में 5 पॉइंटर्स को रेस करो. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही उनको ऐसे मिलता है वो डायरेक्टली टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर देते हैं. आप में से कितने लोगों की हैबिट है ये? आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों की हैबिट ये होगी, जैसे ही आपको ऐसे मिला आपने तुरंत की तुरंत लिखना स्टार्ट कर दिया. नहीं, आपके पास एक रफ शीट है, आपको कोई भी ऐसे मिला, सबसे पहले उसको लेके 5 पॉइंटर्स अपने पेपर पे लिख लो कि ये 5 पॉइंट्स हैं जो मुझे इस ऐसे में लिखने हैं. सबसे आसानी क्या है? 5 पॉइंटर्स आपको कैसे मिलेंगे? आप अपने आप से 5 सवाल पूछो. आप अपने आप से 5 सवाल पूछो जो आप चाहते हो कि आपका ऐसे जिनका जवाब देगा. तीसरा स्टेप क्या होता है? आपने जो 5 सवाल लिखे हैं अपने रफ पेपर में, एक एक करके इन 5 सवाल का आंसर टाइप करना स्टार्ट करो. इसको एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर मानो और ऐसे मानो कि 5 क्वेश्चंस हैं आपके सामने और उन 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है. तो आपने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर टाइप किया, फिर ब्लैंक छोड़ा. जब आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर टाइप करो तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है. फिर आपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर टाइप किया, फिर आपने तीसरे क्वेश्चन का आंसर टाइप किया, फिर आपने फोर्थ क्वेश्चन का आंसर टाइप किया और लास्ट में आपने फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर टाइप किया. तो मतलब बेसिकली क्या करना है, जो 5 पॉइंट्स आपने, जो 5 क्वेश्चंस आपने अपने रफ पेपर में लिखे थे, एक एक करके उनका आंसर टाइप करना आपने स्टार्ट किया. अभी मैं बताऊंगी कितना ईजी हो जाता है स्ट्रैटेजी से ऐसे लिखना, आप लोग अभी खुद आइडेंटिफाई करेंगे. फोर्थ स्टेप क्या है? रीअरेंज योर आंसर्स. आप अपने आंसर्स को रीअरेंज कर लो. आप
रीअरेंज दोनों तरीके से कर सकते हो, आप यहाँ पे भी रीअरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 क्वेश्चंस लिख तो लिए, अब आपको ऐसा लगता है 5 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन आपने लिखा, फॉर एग्जाम्पल आपके उसमें ऐसे आया था कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर ऐसे आया था, तो आपने एक क्वेश्चन लिखा था व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, दूसरा आपने लिखा बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, तीसरा आपने लिखा इंडिया में कितनी फाइनेंशियल लिटरेसी अभी है, लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया, फिर आपने फोर्थ में सोचा कि मैं सजेशंस दे देता हूँ, सजेशंस टू इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी, कि लोगों को नॉलेज हो फाइनेंशियल टर्म्स की, लोगों को बैंकिंग की नॉलेज हो, सजेशंस में लिख लेता हूँ, लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ, कंक्लूजन बता देता हूँ। तो ऐसे करके आपने ये 5 पॉइंट्स अपने रफ पेज पे लिख लिए। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, उसके फायदे क्या हैं, इंडिया में कितनी फाइनेंशियल लिटरेसी है अभी, क्या क्या सजेशंस आप देना चाहेंगे जिससे कि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ जाए, और लास्ट में आपका ओपिनियन क्या है इस चीज़ को लेके। ऐसे आपने 5 पॉइंट्स लिखे। अब बहुत बार ऐसा होगा, आप हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके मन में पहले आया होगा, कोई क्वेश्चन आपके मन में बाद में आया होगा, तो इन क्वेश्चंस का रीअरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है कि व्हाट वाला आंसर आप पहले लिखोगे, बेनिफिट्स पहले आते हैं, नुकसान बाद में आते हैं, इस बात को भी याद रखना, बेनिफिट्स पहले आएंगे, किसी चीज के नुकसान लिख रहे हो तो वो बाद में आएंगे, सजेशंस कंक्लूजन से जस्ट पहले आता है। तो एक फ्लो आपको पता होना चाहिए, पैराजंबल वाला ही फ्लो है, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो। पैराजंबल क्या कहता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद कुछ और बताना है तो वो, नहीं तो बेनिफिट्स, फिर उसके बाद नुकसान डिसएडवांटेजेस, उसके बाद सजेशन, और लास्ट में कंक्लूजन। तो ये फ्लो आपको पूरा का पूरा फॉलो करना है, रीअरेंज करने हैं हर जो आपने आंसर्स दिए। और लास्ट स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसपे आपके सारे मार्क्स डिपेंडेंट होते हैं, हर सेंटेंस को एक एरर डिटेक्शन का सेंटेंस मानो और हर सेंटेंस में एरर डिटेक्शन लगा दो। मतलब कोई भी ग्रामर की एरर दिख रही है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही है, उसको ठीक कर दो। दैट इज एरर डिटेक्शन। अब मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी बताई, अब देखो ये स्ट्रैटेजी कितनी फुल प्रूफ है, ये स्ट्रैटेजी कितनी हेल्पफुल है, ध्यान से देखना। मैंने आपको बोला 5 क्वेश्चंस लिखो, 5 क्वेश्चंस के कितने आंसर्स हो जाएंगे, 5 आंसर्स हो जाएंगे। हर आंसर को 4 से 5 लाइन में देना, 4 से 5 लाइन फिक्स कर लो हर आंसर की। टोटल कितनी लाइंस हो गई, 5 लाइन फिक्स करी, 5 आंसर्स है, 25 लाइन हो गई टोटल। हर लाइन में कितने वर्ड्स आएंगे, 8 से 10 शब्द आएंगे हर लाइन में। तो आपका ऐसे कितने वर्ड्स का हो गया, 200 से 250 वर्ड्स का ऐसे आपका ऑटोमेटिकली बन गया। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है ऐसे राइटिंग में, हमारे साथ ऐसे को लिखते समय प्रॉब्लम ये होती है कि हम लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं अब हमें और आगे क्या लिखना है, हम एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं। लिखना शुरू किया, 2 लाइन लिख ली, 3 लाइन लिख ली, 4 लाइन लिख ली, 5 लाइन लिख ली, फिर रुक गए, अब क्या करें, फिर कहीं और से कुछ और उठा के लिख लिया, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो हमेशा इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना अपने ऐसे राइटिंग में। 5 क्वेश्चंस के आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर 4 से 5 लाइन में, हर लाइन में 8 से 10 वर्ड्स, तो आपका 200 से 250 शब्द का ऐसे आराम से लिख जाएगा। और लास्ट में एरर डिटेक्शन जरूर लगाना। कितनी लाइन्स में एरर के कितने क्वेश्चन हो गए, 25 लाइन लिखी है तो 25 सवाल हो गए एरर के, तो 25 क्वेश्चंस मान ला एरर डिटेक्शन के 25 सवाल आपके सामने हैं, हर एक लाइन पे एरर डिटेक्शन लगा देना तो मार्क्स भी नहीं कटेंगे। अब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ एरर डिटेक्शन लगाना हर एक लाइन पे, इसका रीज़न ये है कि आपकी जो मार्किंग होती है एसेस की, वो 3 चीज़ों के बेसिस पे होती है। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं बेसिस की, पहला है ग्रामर सही लिखी है नहीं लिखी है आपने, दूसरा है आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, वोकैबुलरी सही है या नहीं है, आपने वर्ड सही यूज किए हैं या नहीं, तीसरा है कोहेरेंस है या नहीं। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है, जो भी मैंने आपको बताया कि पहले इंट्रोडक्शन है, फिर बेनिफिट्स हैं, फिर डिसएडवांटेज है, लास्ट में सजेशन है, उसके बाद कंक्लूजन है। कोहेरेंस है या नहीं, कोहेरेंस का मतलब क्या है, सारी बातें आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं। और चौथी चीज तो चेक होती है कि आप उसी टॉपिक पे लिख रहे हो जो टॉपिक दिया हुआ है, कुछ भी लिख रहे हो, कॉन्टेक्स्ट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। इन चारों के बेसिस पे ही आपकी मार्किंग होती है। तो आपने क्वेश्चंस लिखा तो आपका कॉन्टेक्स्ट मैच कर गया,
फ्लो फॉलो किया तो कोहेरेंस आ गया, लास्ट में इंट्रोडक्शन लगा दिया तो ये दोनों सही हो गए, तो इसका मतलब है आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। कहीं से भी कोई मार्क्स में आपको कमी नहीं मिलेगी, मतलब आपको मार्क्स कम नहीं मिलेंगे, अच्छे खासे मिल जाएंगे। अच्छा, अब कुछ एक प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के अंदर क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को लगता है जब वो ऐसे लिख रहे होते हैं कि हम जब लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखेंगे तबे हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, या कुछ बच्चों को लगता है जब हम भारी भारी वोकैबुलरी के शब्द यूज़ करेंगे तब हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे, या कुछ बच्चों को लगता है जब हम बहुत सारा डेटा डालेंगे तब हमें मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, या कुछ बच्चों को लगता है जब हम किसी का कोई स्टेटमेंट डालेंगे, उस ऑथर का नाम लिखेंगे तब हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा कोशिश करो अगर डेटा डाल रहे हो, किसी का स्टेटमेंट डाल रहे हो, 100% पता हो तभी लिखना। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस बनाओ, एरर के चांसेस कम होंगे। इजी वोकैब यूज करो, सिंपल लिखो, अच्छा लिखो, एरर फ्री लिखो। ये चीज होती है एरर एसेज में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। इनमें से कोई भी क्राइटेरिया नहीं है अच्छे मार्क्स का। अगर ऐसा आप लोग सोचते हो तो इस चीज को हटा दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम जो वर्ड लिमिट होती है क्या हम उससे ज़्यादा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, आपको वर्ड लिमिट के अंदर ही अंदर रहना होता है। अगर 200 वर्ड, लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है सीमा। जब ऑथर ने, जब आपको एग्जामिनर ने बोल दिया ये आपकी सीमा है, तो आप क्यों उस सीमा को पार करना चाहते हो? क्यों मार्क्स कट करवाना चाहते हो? नहीं, जितनी वर्ड लिमिट है उसके अंदर ही अंदर लिखो। आपकी टाइपिंग स्पीड क्या होनी चाहिए? आपकी टाइपिंग स्पीड अगर 30 वर्ड्स पर मिनट है तो ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर इससे कम है तो मेहनत की बहुत ज़रूरत है। क्लियर सभी को? अब आ जाए, देखो अब आज जो मैं आपको एसेस करवाने वाली हूँ वो थोड़े से बैंकिंग से रिलेटेड है, फिनेंस से रिलेटेड है, क्योंकि आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में जब चॉइस आती है तो एक टॉपिक ऐसा आता है। तो सबसे पहले हम उसी टॉपिक की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया। साथ में लिखेंगे, है ना? कोशिश करेंगे, स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे कैसे लिखना है। चलो, जैसे ही आपके दिमाग में ये आया मुझे बताओ 5 कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में आए? एवरीवन, सभी लोग बताएंगे। आई वॉन्ट कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठें और साथ के साथ लिखते हुए जाएं। तो अगर हमने ये टॉपिक अपने एग्जामिनेशन में देखा तो हमारे मन में 5 चीजें आई मैम। पहली चीज आई कि फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। उसके बाद हमारे दिमाग में आया इंडिया में क्या स्टेटस है उसका, स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया, इंडिया में कितना है। तीसरी चीज हमारे दिमाग में आई, क्या क्या फायदे होते हैं अगर फाइनेंशियल लिटरेसी सबको मिल जाए तो, एडवांटेजेस क्या है, क्यों लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए, वाई इज इट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या फायदा होगा इससे। अगला है कुछ सजेशन दे देते हैं भाई, फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे बढ़ा सकते हो, या फिर वेज टू इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी, क्या क्या तरीके हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के। लास्ट में आया कंक्लूजन दे देते हैं, मेरा ओपिनियन क्या है, व्हाट इज माय ओपिनियन, कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर, एग्जैक्टली क्या स्टेटस होना चाहिए। तो ऐसे करके मैंने सबसे पहले क्या किया, ऐसे करके सबसे पहले मैंने 5 चीजें अपनी, डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे बेटा, फाइनेंशियल लिटरेसी का डिसएडवांटेज क्या है, अगर आपको नॉलेज है तो उसका नुकसान क्या है, कोई नुकसान नहीं है, तो डिसएडवांटेजेस नहीं आएगा। जिस चीज का नुकसान हो सकता है उसमें डिसएडवांटेज आएगा। तो अगर आपने इतना पार्ट कर लिया मतलब आपका स्टेप 1 कंप्लीटेड है, आपने 5 पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अपनी ऐसे राइटिंग स्टार्ट करनी है। अब ऐसे राइटिंग स्टार्ट करने में सबसे पहले सिर्फ इस पे फोकस करना है और किसी पे फोकस नहीं करना। एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें 4 से 5 लाइन इसकी होंगी, हर लाइन में 8 से 10 वर्ड होंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, और किसी का आंसर नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसका आंसर होना चाहिए व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट राइटिंग। तो सबसे पहले हमने किस क्वेश्चन का आंसर दिया, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट्स,
कि बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट हमें पता हो, बजटिंग, पैसा बचाना, सेविंग, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कर्जे को कैसे मैनेज करते हैं, इस सब की नॉलेज को फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी कि हम इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं, मतलब हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो हम इन्फॉर्म्ड लें, हमें नॉलेज हो उस चीज़ की, और ये बहुत ज़रूरी है पर्सनल और इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इतनी तेज़ी से इकोनॉमी इंडिया की ग्रो कर रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं और इकोनॉमी में पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या लिखा, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। समझ में आया फर्स्ट पैराग्राफ मैंने क्या लिखा, कैसे लिखा एवरीवन? तो पहला क्वेश्चन था, नहीं हेडिंग्स नहीं लिखनी, ये मैंने आपको समझाने के लिए हेडिंग लिखी है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, आपको हेडिंग नहीं लिखनी, आपको डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करना है। तो हमने 5 क्वेश्चंस लिखे थे, एक एक करके हर क्वेश्चन को आंसर देते हुए चलेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दूसरी बात हमारे मन में ये आई थी कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो अब अगले क्वेश्चन का हमने आंसर देने की कोशिश करी। इंडिया के पास कि इंडिया हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, इंडिया के पास बहुत सारी अलग अलग तरह की पॉपुलेशन है विद वेरिंग लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड इनकम, सबका एजुकेशन का लेवल, सबका इनकम का लेवल अलग अलग है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लोगों को हेल्प करती है। इट कैन हेल्प पीपल मैनेज देयर फाइनेंसेस बेटर, लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू डेट ट्रैप्स, डेट मीन्स कर्जा, ट्रैप मीन्स नेट, ट्रैप को मतलब क्या होता है, फंसेंगे नहीं वो कर्जे के ट्रैप में, उनकी कमजोरी कम हो जाएगी और वो बहुत ही लॉजिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ज्यादा इंडियंस आजकल बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में आ रहे हैं, वहां पे वो सामना करते हैं वेयर दे एनकाउंटर अपॉर्चुनिटी, उनको अवसर मिलते हैं सेविंग के और इन्वेस्टमेंट के, लेकिन उनके सामने रिस्क भी होता है फ्रॉड का और मिसमैनेजमेंट का। ट्रैप मीन्स जाल, राइट। तो हमने दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया कि फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों? क्योंकि लोग अपना पैसा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, किसी के जाल में नहीं फंसेंगे, इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर सकते हैं, वो बैंकिंग की सर्विसेज ले रहे हैं तो उनके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट खतरा भी है कि कहीं उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो इस वजह से लोगों को नॉलेज होनी चाहिए और यही कारण है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया। देख रहे हो कैसे ऐसे को लिख रहे हो, 5 क्वेश्चंस, एक एक करके हर क्वेश्चन का आंसर देना है बस। तीसरा क्वेश्चन, फाइनेंशियल लिटरेसी से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंपैक्ट होती है? आप ये क्वेश्चन भी बना सकते थे, हालांकि उस समय हमने ये क्वेश्चन नहीं बनाया था, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर फाइनेंशियल लिटरेसी होगी तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। तो अब इस क्वेश्चन का चलो आंसर देते हैं। इसको मत पढ़ो, पहले मुझे बताओ, अपना आंसर देने की कोशिश करो। फाइनेंशियल लिटरेसी से इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? लोगों को नॉलेज होगी, लोगों को नॉलेज होगी, उनको सेविंग के बारे में पता होगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होगा, लोन के बारे में पता होगा, तो वो सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब ज़रूरत होगी लोन लेंगे। तो इससे क्या होगा, जब उनके पास नॉलेज होगी तो वो डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर वो कहीं पे, तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। इन्वेस्टमेंट होगा किसी फील्ड में तो उस फील्ड में जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कोई सामान प्रोड्यूस करेंगे तो इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो ग्रोथ होगी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी कंट्री के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? फाइनेंशियली लिटरेट इंडिविजुअल्स होंगे तो वो सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमी का फायदा होगा, कैपिटल मिलेगा बिजनेसेस को, इनफॉर्मल लेंडिंग नहीं होगी। इनफॉर्मल लेंडिंग क्या होता है कि बैंक से लोन नहीं लिया, किसी पड़ोसी से या किसी जानकार से लोन ले लिया। जब लोगों के पास नॉलेज होगी, वो अच्छे डिसीजंस लेंगे तो वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके इन्वेस्टमेंट से जॉब क्रिएशन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी और अच्छी होगी। और ये इंडिया की जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत रेलिवेंट है क्योंकि इंडिविजुअल फाइनेंशियल चॉइसेस जो है नेशन की ग्रोथ पे इम्पैक्ट डालेंगी। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया हमने। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या था? हु नीड्स फाइनेंशियल लिटरेसी द मोस्ट इन इंडिया? किसको फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे ज़्यादा चाहिए इंडिया में? सबको चाहिए भाई। तो आप लिख सकते हो, बट सबसे ज़्यादा किसको चाहिए? गांव में जो लोग हैं उनको चाहिए भाई, विमेन को चाहिए, जिन लोगों की इनकम कम है उन लोगों को चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनके पास
कह सकते हैं वो इन्वायरमेंट नहीं होता है कि जहाँ पे वो सब चीज़ें सीख सके, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। विमेन अगर एम्पावर हो गई तो क्या होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, वो अपने बच्चों को भी एम्पावर करेगी, घर की हेल्थ अच्छी होगी, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी, प्रोग्रेस होगी। तो विमेन को, स्टूडेंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते थे कि स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो बैकवर्ड ग्रुप्स को बहुत, माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। एक और क्वेश्चन का आंसर देना है, बस आपका ऐसे खत्म। सजेशंस कि इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले सकती है फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, सजेशंस देने हैं। सजेशंस क्या कर सकते हैं बताओ, स्कूल में एक सब्जेक्ट बना दो भाई फाइनेंशियल लिटरेसी का, स्कूल में पढ़ा दो, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर दो, टेक्नोलॉजी को यूज़ करो लोगों तक पहुंचाने के लिए। सरकार के भी कुछ इनिशिएटिव्स थे जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स हर कोई के पास बैंक अकाउंट हो गया, लेकिन एजुकेट भी तो करना पड़ेगा कि अकाउंट को चलाना कैसे है, अकाउंट से सर्विसेज कैसे लेनी है, इन्वेस्ट कैसे करना है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी सरकार के लिए भी, और जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के लिए भी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिससे कि इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस और फाइनेंशियली सिक्योर इंडिया बन जाए। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि स्कूल लेवल पे पढ़ाना चाहिए, बेसिक लेवल से पढ़ाना चाहिए, इसका एक एग्ज़ाम भी होना चाहिए। जो जो आपके मन में सजेशन आ रहे हैं वो आप सारे ऐड कर सकते हो। क्रिटिकल बेटा आपका टोन हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हमें टोन कभी नहीं रखना होता। हमें ये नहीं दिखाना होता हम किसी चीज़ के खिलाफ हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टोन रखोगे तो भी मार्क्स कट होने के चांसेस होते हैं। तो पूरा का पूरा हमने ऐसे कैसे लिखा, हमने पूरा का पूरा ऐसे लिखा 5 पॉइंट्स में। और भी सजेशंस हो सकते हैं, कॉलेज में भी कैंप्स लगाने चाहिए, अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए, और भी क्वेश्चंस हो सकते थे। आपका क्या कंक्लूजन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आपका क्या ओपिनियन है कि इन माय ओपिनियन फाइनेंशियल लिटरेसी अगर इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे हो गई तो इट विल डू वंडर्स फॉर आवर कंट्री, इट विल हेल्प कंट्री इन ग्रोइंग अ लॉट, कंट्री को ग्रो करवाने में बहुत हेल्प करेगी। यहाँ सेमिनार रखना चाहिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करना चाहिए बहुत अच्छे से। समझ आया? इजी लगा ऐसे लिखना? पहले मुझे ये बताओ, क्या इस स्ट्रैटेजी से ऐसे लिखना थोड़ा सा इजी लगा? जो अभी इतना भार था ऐसे कैसे लिखेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे, जब चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं, प्लान्ड हो जाती हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। आप लोग मुझे इस पे खुद से अब ऐसे लिख के दोगे, अब मुझे मेल करोगे, सभी लोगों से मुझे चाहिए मेल। खुद से सभी लोग अब अपने 5 क्वेश्चंस बनाओगे, उन 5 क्वेश्चंस का आंसर दोगे, फिर उन लास्ट में उन क्वेश्चंस पे एरर डिटेक्शन लगाओगे और मुझे लिख के दोगे ऐसे 200 से 250 वर्ड्स का। एंड आई वॉन्ट इट फ्रॉम एवरीवन, सबसे चाहिए मुझे। यस, चलो अगले टॉपिक को देखते हैं। ये मैं आपको वो टॉपिक्स करवा रही हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में जिसके आने के चांसेस बहुत है। द डिजिटल रिवॉल्यूशन इन इंडियन बैंकिंग। तो इंडियन बैंकिंग में जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? चलो सबसे पहला स्टेप सभी लोग करेंगे, एवरीवन 5 क्वेश्चंस मुझे लिख के दो। आपको क्या लग रहा है कौन कौन से 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं? एवरीवन, पहला क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन कैसे कैसे आ रहा है, राइज ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। इसको आप बोल सकते हो ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, या फिर व्हाट इज डिजिटल रेवोल्यूशन, ये इसमें भी आ जाएगा कि डिजिटल रेवोल्यूशन है क्या भाई। डिजिटल रेवोल्यूशन क्या है? ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी को ही तो डिजिटल रेवोल्यूशन बोला जा रहा है। तो इन तीनों में से कुछ भी एक लिखा हो आपने, सही है। दूसरा, बेनिफिट्स बता सकते हो, क्या क्या फायदे हैं। तीसरा, क्या क्या नुकसान है भाई, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ रही हैं।
इस डिजिटल रेवोल्यूशन को की वजह से क्या क्या दिक्कतें हैं जो सबको हो रही हैं। अगला क्या लिख सकते हो कि आपको क्या लगता है, अब इसमें ना 2-3 क्वेश्चंस और आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो डिसएडवांटेजेस को, सजेशंस टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। और क्या आ सकता है, इंप्रूव करने के लिए सजेशंस दे सकते हो। सारा बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से बताने हमें, मतलब बैंकिंग, क्योंकि यहाँ पे इंडियन बैंकिंग है तो सब कुछ हम बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से बताएंगे। फ्यूचर आपको क्या लगता है, फ्यूचर क्या होगा इंडियन बैंकिंग का, टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगी फ्यूचर में, ये बता सकते हो। ये फ्यूचर ही कंक्लूजन हो गया एक तरीके से। हाँ, रूरल सेक्टर में क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आपके कोई भी 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, बट ये बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस, सजेशंस, व्हाट इज दिस, कंक्लूजन, एक तरीके से जनरली ये 5 ही रहते हैं। व्हाट, कैसे फायदा पहुंचा रहा है, कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, क्या सजेशंस हैं, और लास्ट में कंक्लूजन। अब इसके अंदर आप अलग अलग चीजें लिख सकते हो। क्या स्टेप नंबर 1 सभी का कंप्लीट है? हाँ, हाउ इट अफेक्ट्स ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ बैंकिंग, कैसे पुराने बैंकिंग को ये अफेक्ट कर रहा है। चलो अब आ जाते हैं, एक एक करके सारे पैराग्राफ्स का आंसर देंगे। फर्स्ट पैसेज अभी आप खुद से करोगे, देखना। पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, सबको अभी के अभी टाइप करना है। व्हाट इज डिजिटल रेवोल्यूशन या राइज ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और 4 से 5 लाइन में आंसर देना है सभी को, एवरीवन। चलो अभी के अभी लिखो, अभी के अभी मुझे टाइप करके दो, सभी के पास 2 मिनट का टाइम है। यू हैव 2 मिनट्स विद यू। पहले बोलो, डिजिटल रेवोल्यूशन इंडियन बैंकिंग का मतलब क्या हो गया? डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग क्या होती है पहले ये बताओ। व्हाट इज डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडियन बैंकिंग, या व्हाट इज डिजिटल बैंकिंग, बताओ। डिजिटल बैंकिंग क्या है कि आप अपने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस, सारा का सारा जो भी आप काम कर रहे हो वो ऑनलाइन कर रहे हो, इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हो, टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हो, दैट इज डिजिटल बैंकिंग, वो डिजिटल बैंकिंग है। अब इसके अंदर और भी चीजें ऐड कर सकते हो। डिजिटल बैंकिंग क्यों बढ़ती जा रही है? लोगों के पास, इतने सारे लोगों के पास स्मार्टफोन आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं, इंटरनेट का एक्सेस हो गया है, तो इस वजह से डिजिटल रेवोल्यूशन जो है आ रहा है इंडियन बैंकिंग में। लोगों को अब बैंक्स में लंबी लंबी लाइनें लगाना पसंद नहीं है, तो सभी, बहुत सारे लोग जो हैं आजकल मोबाइल बैंकिंग या फ़ोन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ कर रहे हैं। और ये रेवोल्यूशन बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है जो बैंकिंग सेक्टर में आ रहा है। इसने बैंक को ऑफलाइन से ऑनलाइन मूव कर दिया है, कहीं से भी कैसे भी। हाँ, बेनिफिट्स पे भी आ गए आप एक तरीके से। अगला पैसेज, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में आप 6-7 लाइन्स लिख सकते हो। क्या क्या बेनिफिट्स हैं डिजिटल रेवोल्यूशन के इंडियन बैंकिंग में? टाइम सेव होता है, आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता। और क्या बेनिफिट है? ईज ऑफ एक्सेस है, आप आसानी से यूज़ कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से चीज़ें हो जाती हैं, ईज ऑफ एक्सेस है। तीसरी तीसरी चीज़ क्या कर सकते हो, और क्या फ़ायदा है डिजिटल बैंकिंग का? मिसकम्युनिकेशन नहीं होता, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं है, आप कहीं से भी कहीं भी बैठ के आराम से काम कर सकते हो। फोर्थ थिंग, आपको सारे ऑफर्स के बारे में, क्या स्कीम कब चल रही है, कैसे चल रही है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है पूरे पूरे टाइम। कोई मिडलमैन रिक्वायर्ड नहीं है, कॉस्टली नहीं है, ऑफर्स की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, बैंक विजिट नहीं करना पड़ता, किसी भी समय अवेलेबल है, यूज़र फ्रेंडली है। चलो अगला, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं?
क्या क्या नुकसान है जो आपको लग रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लग रही हैं, कोशिश करो। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? फ्रॉड हो सकता है, हैक हो सकता है आपका अकाउंट, आप पासवर्ड भूल सकते हो, बहुत बार पासवर्ड भूल जाते हैं, चीज़ें नहीं होती हैं, आप एक्सेस ही नहीं कर पाते हो, आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टील हो सकती है, आपका पर्सनल डेटा स्टील हो सकता है। एक चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज क्या है? जिनके पास इंटरनेट नहीं है वो लोग कैसे करेंगे? डिजिटल डिवाइड हो गया है, इनइक्वालिटी आ गई है इस चक्कर में। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर इंटरनेट कनेक्शन बहुत बार वीक होता है, जिसकी वजह से बीच में ही कोई ट्रांजैक्शन रुक जाता है, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। डेटा सिक्योर नहीं होता है, फिशिंग मेल्स आते हैं, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है, सर्वर इशू है, सिस्टम डाउन बहुत बार हो जाता है। एल्डर लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है फ़ोन्स वगैरह चलाने की, इंटरनेट चलाने की, जिनको डिजिटल लिटरेसी नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये क्या हो गए? सारे के सारे डिसएडवांटेजेस हो गए, प्रॉब्लम्स हो गई, रिस्क हो गया। अगला पार्ट, आप सजेशंस क्या दोगे? डिजिटल रेवोल्यूशन जो आ रहा है उसको लेकर आप सजेशंस क्या दोगे प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए? सबसे पहली चीज़ तो डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करना होगा गवर्नमेंट को। इंटरनेट को बहुत एक्सेसिबल बनाना होगा कि हर गांव हर शहर तक इंटरनेट पहुंचे, हर गांव हर शहर तक स्मार्टफोन्स लैपटॉप्स पहुंचे। तो डिजिटल डिवाइड को कम करो, डिजिटल लिटरेसी दो लोगों को लैपटॉप चलाना, फ़ोन चलाना आता हो, जिससे कि वो इंडियन डिजिटल बैंकिंग को यूज़ कर सके। लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। केयरफुल कैसे रहना चाहिए? किसी भी फ्रॉड लिंक पे या किसी भी अनवेरीफाइड लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। अपना पासवर्ड बहुत सिक्योर बनाना चाहिए, उसको चेंज करते रहना चाहिए विद इन 7 डेज या 10 डेज। नेक्स्ट, फ्यूचर क्या होगा इंडियन बैंकिंग की इस टेक्नोलॉजी का? आपको फ्यूचर क्या लग रहा है? फ्यूचर ऐसा होगा, फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाएगा, मशीन लर्निंग भी आ जाएगी, फ्यूचर में डेटा माइनिंग भी होगी, फ्यूचर में ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब रिजॉल्व हो जाएंगी, वर्चुअल असिस्टेंट्स भी होंगे, चैटबॉट्स भी आ जाएंगे, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, साइबर क्राइम्स नहीं होंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी, ट्रांजैक्शंस बहुत ट्रांसपेरेंट होंगे, आराम से चीज़ें हो पाएंगी, घर बैठे बैठे विद इन अ मिनट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको ये सारे क्या लग रहे हैं? फ्यूचर लग रहे हैं डिजिटल बैंकिंग के इंडिया में। लास्ट, आप क्या कंक्लूजन देना चाहोगे? आपका क्या सजेशन है? आपका सजेशन ये है कि भले ही प्रॉब्लम्स हैं अभी, चैलेंजेस हैं अभी, दिक्कतें हैं अभी, मुश्किलें हैं अभी, लेकिन मुझे लग रहा है फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि डिजिटल बैंकिंग या डिजिटल रेवोल्यूशन आने से इंडियन बैंकिंग में बहुत लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है, और इंडियन इकोनॉमी भी बहुत ग्रो करेगी इस डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से। तो हमने लास्ट में क्या किया? लास्ट में अपना ओपिनियन बता दिया। अपना ओपिनियन ही क्या होता है? एक तरीके से कंक्लूजन होता है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? ये आपका पूरा का पूरा ऐसे हो गया। हर एक क्वेश्चन का आप एक एक पैराग्राफ में आंसर देते हुए चले गए। अब हमने ये सब लिख दिया, जो जो हमारे दिमाग में आ रहा था हमने 5 पैराग्राफ बनाए, 5 क्वेश्चंस का आंसर दिया, लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा? नाउ लास्ट स्टेप इज, जितने भी हमने सेंटेंसेस लिखे हैं उन सब में हम क्या लगाएंगे? उन सब में हम एरर डिटेक्शन लगाएंगे। हर सेंटेंस को ऐसे रीड करेंगे जैसे हर सेंटेंस हमारा एरर डिटेक्शन का सेंटेंस है। कहीं कोई ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, कोई सेंटेंस में कोई वर्ड तो गलत नहीं लगा दिया, कोई स्पेलिंग तो गलत नहीं लिख दी, उसको हम चेक करेंगे, प्रूफ रीड करेंगे अपना पूरा का पूरा ऐसे। समझ आया सभी को? द डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडियन बैंकिंग, एवरीवन। चलो, हेडिंग्स नहीं डालनी, हेडिंग मैं आपको सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। चलो पढ़ते हैं। तो पार्ट 1, द राइज ऑफ डिजिटल बैंकिंग, या फिर व्हाट इज डिजिटल बैंकिंग। तो इंडियन बैंकिंग का जो लैंडस्केप है उसमें बहुत बड़ा एक चेंज आया है रिसेंट ईयर्स में। किसकी वजह से आया है?
बाय द रैपिड अडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, की इतनी सारी टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की जा रही हैं। डिजिटल बैंकिंग क्या है वो बताया गया। डिजिटल बैंकिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, इंटरनेट की हेल्प से करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा पावरफुल टूल है बैंक्स के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। ये चेंज क्यों आया है, डिजिटल बैंकिंग क्यों आई है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लोगों के पास स्मार्टफोन्स हो गए हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, सब लोग आराम से घर बैठे बैठे ही बैंकिंग करना चाहते हैं, इस वजह से डिजिटल बैंकिंग आई है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, द राइज ऑफ डिजिटल बैंकिंग। इसके बाद अगला क्या था हमारा, बेनिफिट्स। क्या क्या बेनिफिट्स हैं डिजिटल बैंकिंग के, तो हमने सारे के सारे बेनिफिट्स बताए एक एक करके। डिजिटल बैंकिंग ऑफर्स अ प्लेथरा मीन्स बहुत सारे एडवांटेजेस हैं फॉर बोथ बैंक्स एंड कस्टमर्स। बैंक्स और कस्टमर्स दोनों के लिए बहुत सारे फायदे हैं। फॉर बैंक्स इट इनेबल्स कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कम हो जाती है बाय स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस, ऑपरेशंस बहुत आराम से हो जाते हैं, एंड रिड्यूसिंग द नीड फॉर फिजिकल ब्रांचेस। बैंक्स के लिए भी फायदे हैं, उनको अलग अलग जगह जाके ब्रांच नहीं खोलनी पड़ती। इट ऑल्सो अलाउज फॉर बेटर कस्टमर एंगेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है थ्रू पर्सनलाइज सर्विसेज एंड रियल टाइम इंटरेक्शन। कस्टमर से बातचीत हो जाती है, पर्सनलाइज सर्विसेज मिल जाती हैं कस्टमर्स को। कस्टमर्स के लिए भी बहुत सारे फायदे हैं। डिजिटल बैंकिंग प्रोवाइड्स अनपैरेलल कन्वीनियंस, मतलब इतना सुकून देता है, इतना आराम से हो जाती है डिजिटल बैंकिंग जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। अनपैरेलल में जिसका जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। अलाउइंग देम टू एक्सेस देयर अकाउंट्स, वो अपने अकाउंट्स एक्सेस कर पाते हैं, ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं 24/7 फ्रॉम एनीवेयर, किसी भी समय कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं दुनिया में। एडिशनली इसके अलावा फिनेंशियल इंक्लूजन भी होता है, हर किसी को बैंक की सर्विसेज लेने का मौका मिलता है बाय मेकिंग बैंकिंग सर्विसेज एक्सेसिबल। बैंकिंग सर्विसेज एक्सेसिबल हो जाती हैं बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं, बहुत दूर दूर एरियाज में रहते हैं, तो वो भी अपनी जगह से क्या कर सकते हैं, डिजिटल बैंकिंग को कर सकते हैं। प्लेथरा मीन्स बहुत सारा। तीसरा क्या था, क्या क्या नुकसान है, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वाइल डिजिटल बैंकिंग ऑफर्स सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, डिजिटल बैंकिंग बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। इट ऑल्सो प्रेजेंट सर्टेन चैलेंजेस, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ कुछ रिस्क भी ये सामने रखती है। वन मेजर कंसर्न इज साइबर सिक्योरिटी। एक प्रॉब्लम क्या है, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करते हैं चुराने के लिए बहुत ही सेंसिटिव फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। बैंक्स को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स में, जिससे कि कस्टमर का डेटा प्रोटेक्टेड रहे और कोई डेटा चुरा ना ले। दूसरा चैलेंज है डिजिटल डिवाइड। हर किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको आता नहीं है टेक्नोलॉजी को यूज़ करना कि वो डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ कर सके। इसको एड्रेस करने के लिए बैंक्स को यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस देना होगा और एजुकेशनल रिसोर्सेज देनी होगी कस्टमर्स को एम्पावर करने के लिए, कस्टमर्स को सशक्त बनाने के लिए उनको सिखाना भी पड़ेगा। तो इसमें चैलेंजेस और रिस्क तो बताया ही बताया, साथ में सजेशंस भी दे दिए। तो दोनों ही चीज़ें ऑथर ने कर दी, चैलेंजेस भी बता दिए, रिस्क भी बता दिए और साथ में सजेशंस भी दे दिए। अगला फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर में हमने क्या सोचा था कि फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जो इंडस्ट्री को शेप कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आ जाएगा, मशीन लर्निंग इसमें आ जाएगी, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, चैटबॉट्स आ जाएंगे, वर्चुअल असिस्टेंट आ जाएंगे, आपको पर्सनल एडवाइस मिलेगी, हेल्प मिलेगी, एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो है कोई फ्रॉड हो रहा होगा उसको डिटेक्ट कर लेंगे, नुकसान से बच जाएंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें आ जाएगी, जिससे बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस होंगे जब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो रहे होंगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पेमेंट हो रहे होंगे। तो फ्यूचर में क्या आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, मशीन लर्निंग आ जाएगी, चैटबॉट्स आ जाएंगे, वर्चुअल असिस्टेंट आ जाएंगे, एल्गोरिथम्स आ जाएंगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो उसका फ्यूचर ये है। लास्ट में आपका कंक्लूजन क्या है कि डिजिटल बैंकिंग ने इंडस्ट्री को बहुत रिवोल्यूशनाइज किया है, बहुत बड़ा चेंज किया है, बहुत सारे फायदे हैं बैंक्स और कस्टमर्स के, चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है, पोटेंशियल है कि हम और ग्रो कर सकते हैं इन सब टेक्नोलॉजीज को अपना के और सिक्योरिटी कंसर्न से डील करके। बैंक्स जो है पूरा का पूरा डिजिटल बैंकिंग का पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया सिस्टम बना सकते हैं। लास्ट में आपने कंक्लूजन दे दिया। समझ आया ऐसे सभी को? एवरीवन? यस? इजी लग रहा है अब लिखना? तो आज के सेशन में हमने 2 एसेज पढ़े हैं, सीखा है कि एसेज कैसे लिखते हैं। अब आज ही आप सभी लोग ये दोनों एसेज को खुद से लिखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे, टॉपिक आपके सामने है
आपको हमने पढ़ा दिया है, आपने पढ़ भी लिया है। अब एक बार खुद से लिख के मुझे मेल करेंगे, मुझे हर किसी का ऐसे चाहिए आप सबका, ठीक है। चलो कल की क्लास में मिलेंगे। जो बच्चे कह रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भेज दीजिए बेटा, मैंने IBPS PO मेंस की आपको मैगजीन भेजी थी, उस मैगजीन में द्रोणा मैगजीन है, टेलीग्राम चैनल से ले लेना, वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन्ड हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलो सेशन एंड करते हैं, अब हम कल की क्लास में मिलेंगे जहाँ पे हम और एसेस के टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।